और हो सके तो 1.6 को विद एग्जांपल्स कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कागज पेंसिल साथ रख लें मेरे बच्चे, मैं कुछ बातें और भी साथ साथ बताऊंगा, वो नोट करनी है, उससे आपको आसानी होगी। अब चैप्टर नंबर 1 जो है ना, उसके चैप्टर नंबर 1 के 9 सेक्शन है। अगर इसके थ्योरम्स आपको याद रहे ना, तो आपने चैप्टर नंबर 5 तक यही थ्योरम्स यूज करने हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा, आप सुने बात, आप लोगों को पता है कि हमने एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के पीछे डेफिनेशन कर ली है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक थ्योरम पढ़ा था पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में आखिरी रो आ जाए 0 0 0 सो ऑन और बी, मतलब कहने का ये कि लेफ्ट से एलिमेंट्स 0 शुरू हों और राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो जाए, तो उस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होता। ये बात आपको याद है? उसके बाद अगर हम यस किसी सर। मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म निकालें और उसके अंदर एक कंप्लीट रोज ऑफ जीरो आ जाए, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब वो जो यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है, उसकी एचिलॉन फॉर्म जो है ना, वो आपके ज़हन में होनी चाहिए आज का लेक्चर समझने के लिए। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, आज हमने सेक्शन नंबर 1.4 शुरू करना है। देखें, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए हो m क्रॉस n, क्या मतलब, जिसके अंदर m रोज हो और n कॉलम्स हो, ठीक है ना? तो जब मैट्रिक्स, ये फंडामेंटल असूल है, ये ट्रू है, ये जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि हर मैट्रिक्स के साथ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अटैच होती है, और हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम वर्कआउट करें तो उसके पीछे एक मैट्रिक्स होता है। तो जब भी मैट्रिक्स की बात होगी, अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करे या ना करे, उसके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन अटैच है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस n, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैपिंग होगी Rn से Rn के ऊपर, ठीक है ना? यानी कि मैट्रिक्स के अंदर रोज हैं m और कॉलम्स हैं n, लेकिन जब ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की सूरत इख्तियार करेगी, तो उसके अंदर पहला सेट n हो जाएगा, जो कि मैट्रिक्स में दूसरा था। मैट्रिक्स में था ना m क्रॉस n, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जाएगी t फ्रॉम Rn टू Rn, ठीक है ना? आने वाले दिनों में हम इसका जिक्र करेंगे। तो सेक्शन नंबर 1.4 शुरू हो रहा है। इफ A इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर A m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसमें n कॉलम्स होंगे। उन कॉलम्स को हम कह देते हैं A1 A2 सो ऑन An। और अगर एक वेक्टर आप x लें जो Rn x बिलोंग करता हो Rn को, तो अब आपको याद होगा कि पीछे हमने कहे थे जी कि जो वेक्टर R1 को बिलोंग करेगा उसमें एक कॉलम होगा और इनफाइनाइट रोज होंगी। जो R2 को बिलोंग करेगा उसके अंदर दो कॉलम्स होंगे, ना उसके अंदर दो रोज होंगी। जो Rn को बिलोंग करेगा उसके अंदर n रोज होंगी, लेकिन कॉलम एक ही होगा, ठीक है ना? इफ x बिलोंग्स टू Rn, इसका क्या मतलब है? x एक ऐसा वेक्टर है जिसके अंदर रो एक है, रोज n है और कॉलम एक है। अगर x Rn को बिलोंग करे तो x का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस 1। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। m क्रॉस n मल्टीप्लाई बाई n क्रॉस 1, तो n और n कॉमन आ जाएंगे, तो ax की जो प्रोडक्ट बनेगी वो हो जाएगी m क्रॉस 1। यहां तक किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो बताएं। फैसल आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा, ये क्लास में से यहाँ तक किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ रहे। सर ये एक दफा रिपीट कर दें सर, बहुत बहुत आपने फास्ट करा दिया, समझ नहीं आई, नोट भी कर रहे हैं साथ साथ तो समझ नहीं आई। अच्छा, ये देखें ना, ये इसी पेज की स्लाइड में, ये जहां पर मैं अपना कर्सर रखा हुआ है, ए का ऑर्डर क्या है? A1 A2 AN, ये ए के कॉलम्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल, और ये एक्स के कॉलम्स नजर आ रहे हैं। ए में कितने कॉलम्स हुए जी? n। और x में कितनी रोज हैं? n। तो n और n कॉमन हो गया, तो ये कंफर्म है मल्टीप्लाई होने के लिए। अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर हो जाएं,
तो फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर बनेगा a1x1 प्लस a2x2 प्लस an(xn), ये आंसर लिखा हुआ है। ये प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लीकेशन का क्राइटेरिया है। अब समझ आई है कुछ? यस सर, आ गया, समझ आ गया सर। यस सर। a का ऑर्डर कितना है मेरे बच्चों? m क्रॉस n। और x का ऑर्डर कितना है? n क्रॉस 1। तो n और n कॉमन हो, आपको कह रहा हूं ना कागज पेंसिल पास रखें और जो मैं कहता हूं उसको लिखें। a के नीचे लिखें m क्रॉस n और x के नीचे लिखें n क्रॉस 1। तो n और n कॉमन हो जाएंगे तो क्या बचेगा? m क्रॉस 1 नहीं बच जाएगा? यस सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया, काइंडली उसे अनम्यूट करें। सर बिजी सर बिजी है। मेहमान आ गए। क्या हुआ सर? ऐसे सर ने लीव कर दी मीटिंग। नहीं हो सकता, लाइट चली गई हो। यार मेरी सर बात से सुनो। तैयब सर से पूछो किधर गए हैं सर। हाँ जी, सर से आवाज आ बात रही? जी सर आ रही। जी सर, आप आ रही है, पहले म्यूट हो गया था। अच्छा, ये पता नहीं खुद ही हो गया था, मैंने तो कुछ नहीं किया यहाँ से। अच्छा, ये स्लाइड थोड़ी सी ऊपर कर दें। ठीक है सर। हाँ जी, सेक्शन नंबर 1.4 के जो दो थ्योरम आपको चैप्टर नंबर 5 तक इस्तेमाल करने हैं, मैंने सिर्फ उनको रेफर किया है। वो है जी थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4। इसके अलावा भी इस सेक्शन में थ्योरम्स हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, मुश्किलात बेशुमार हैं, तो मैं सिर्फ आपको उतनी ही चीज़ बता रहा हूँ जितनी आपने बार बार इस्तेमाल करनी है। थ्योरम नंबर 3 कहता है कि अगर ए m क्रॉस n मैट्रिक्स हो और A में कॉलम्स की तादाद n हो और B जो है वो Rn को बिलोंग करता हो, then the matrix equation has the same solution as of this form A1, A2, An और B। क्या मतलब हुआ कि आप मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ B को लिख लें, उसकी एचेलॉन फॉर्म को सॉल्व करें। एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की नीचे मैंने डेफिनेशन ये देखें लिखी हुई है। The equation Ax is equal to B has a solution if and only if B is a linear combination of the columns of A। अगर हम B को A के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर एक्सप्रेस कर सकें तो फिर Ax is equal to B मैट्रिक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आएगा। इसका क्या मतलब है? इसके लिए आप जरा अगली स्लाइड लाएं फैसल। उस पर एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको भेजी है स्लाइड नंबर 2 में। ये देखें जरा, इसको बड़ा करें थोड़ा सा, ये देखें। यस सर। तो वो आपसे सवाल करता है अगर ए ये हो तो ए में कितने कॉलम्स हैं? 3। रोज कितनी हैं? 3। अच्छा, बी के अंदर कितने रोज हैं? कॉलम 3। कॉलम एक था रोज की। और कॉलम्स कितने हैं? 1। तो ए का ऑर्डर क्या हुआ? 3x3। और बी का ऑर्डर क्या हो गया? 3x1। तो जो रिजल्टेंट होगी उसका ऑर्डर कितना बच जाएगा? उसका ऑर्डर बनना चाहिए 3x1। ठीक है सर। जी सर। हाँ जी, ए मैट्रिक्स है आपको गिवन। आपने ए मैट्रिक्स को
ऑगमेंट कर लिया बी के साथ, तो उसमें ये बी के कॉलम्स आ गए, ये चौथा कॉलम बी का बन गया। इसकी एचिलॉन फॉर्म निकालें, इसकी एचिलॉन फॉर्म ये आ गई आखिरी वाली, ये देखें। अब आप मुझे बताएं सब लोग कि ये इस सिस्टम का सॉल्यूशन कब होगा? अगर b1 माइनस 1/2 b2 प्लस b3 0 हो जाए, इसके नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b इज नॉट कंसिस्टेंट फॉर एवरी b बिकॉज सम चॉइसेस ऑफ b कैन मेक इट नॉन जीरो। अगर एचिलॉन फॉर्म में कोई ऐसी लाइन आ जाए जिसका सारे एलिमेंट जीरो हों, ये तीनों जीरो हैं, ये तीनों जीरो, आखिरी लाइन के तीनों जीरो, और ये राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो जाए, तो सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है? तो ये अब देख लें, ये बी जो था इसकी आपने आगमेंटेशन ए के साथ की, तो कोई तो चॉइस बी की ऐसी है ना जिससे ये नॉन जीरो हो जाएगा। जब ये एलिमेंट आखिरी वाला जिस पर मैं कर्सर फेर रहा हूँ ये नॉन जीरो हो जाएगा, तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस तरह से वो कहता है कि क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है? सो दिस इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट। समझ आई? यस सर। अच्छा मेरे बच्चे थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करें, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर सर करें एक मेरे दफा बेटे। दोबारा थोड़ा सा समझा दे। मैं समझा देता हूँ फैसल, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करें। ठीक है सर। थोड़ी सी मामूली सी, हाँ बस ऊपर ऊपर करें, नीचे करें, अच्छा नीचे करें, और बस 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 मेरे बच्चे बस। फैसल थोड़ी ऊपर करो स्लाइड, थोड़ी सी ऊपर करें, वो मैं ना नीचे करें, बस 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 इधर इधर बस। हाँ जी, ये मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म की आखिरी रो सबको नजर आ रही है? यस सर। हेलो आ रही है सर, आ रही है। हेलो, ओहो। आ रही है सर, नजर आ रही है। एचिलॉन फॉर्म की आखिरी रो नजर आ रही है? यस जी सर। सर। इसके नीचे ये जो लाइन लिखी हुई है, द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b इज नॉट कंसिस्टेंट फॉर एवरी b बिकॉज सम चॉइसेस ऑफ b कैन मेक इट नॉन जीरो। अगर मैट्रिक्स में कोई लाइन ऐसी आ जाए जिसमें सारे जीरोज हों और राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो जाए, तो सिस्टम का इनकंसिस्टेंट हो जाता है, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अच्छा अब ये जो मैंने नीचे हाईलाइट किया हुआ है इसको पढ़ लें, ये देख लो, ये वो एग्जाम्पल है कि अगर किसी में ये थ्योरम था ना हमने पीछे पढ़ा कि अब ये अगर मैट्रिक्स की पूरी रो जीरो और लास्ट एलिमेंट 1 हो जाए, ये जिसको मैंने रेड किया हुआ है, ये नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, इसको मैट्रिक्स के साथ मैच कर लें और आपको सारी बात समझ आ जाएगी। क्यों जी बच्चों, कोई बात क्लियर हुई? यस सर, काइंडली एक दफा एग्जांपल रिपीट कर दें सर। अच्छा मैं बता देता हूँ। हाँ जी आवाज आ रही है? सर आ रही है, आवाज आ रही है सर। अच्छा बच्चों ये देखो ना, ये जो आखिरी रो है इसका ये वाला जो एलिमेंट है b3 प्लस 3b1, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका जवाब क्या आ जाता है? इसका जवाब ये आ जाता है b1 माइनस 1/2 b2 प्लस b3, ये इसका जवाब आ जाता है। अब जरूरी तो नहीं है कि ये जीरो ही हो, लेकिन अगर ये जवाब नॉन जीरो हो गया तो फिर मैट्रिक्स में ऐसे आ जाएगी 0 0 0 1 वाली। ठीक है? और जब मैट्रिक्स में ऐसी रो आ जाए 0 0 0 1 वाली, तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अब समझ आ गई? यस सर। हाँ जी, किसी को ना समझ आई हो तो बताएं। हमायूं, तैयब, जो भी बंदे हैं भी समझ आ रही जी है सर। कुछ के नहीं? जी सर समझ आ रही है, लेकिन सर जो अपने पाइवट वाली जो डेफिनेशन है ना थ्योरम में दफा ट्रांसलेट कर दूं तो मुझे
क्या चीज? समझ आ यार सही बोलो ना, एक तो ये आवाज ही नहीं पहुंचती। सर ये जो हाईलाइट हुई है ना, ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़ दें। ये स्टेटमेंट थ्योरम है, सेक्शन नंबर जी जी सर। 1.1 1.2 का जो बताया था ना, कि जी अगर जी सर। मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म में कोई ऐसी रो हो जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों और राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो जाए तो तो सिस्टम का सिस्टम सोल्यूशन नहीं होता। ये वो जी जी थ्योरम है। सर। ओके सर। इस थ्योरम को मैच करें ऊपर जो एग्जांपल सॉल्व की है उसकी आखिरी लाइन के साथ। तो ये जो है जी सर। आखिरी लाइन, ये भी तो इसी टाइप की बन गई है ना। यस सर। अच्छा, अब सारी क्लास मुझे एक बात बताए कि ये जो ऊपर मैट्रिक्स हमने सॉल्व की है इसके अंदर कितनी पिवट पोजीशंस हैं, कितने कॉलम हैं इसके अंदर? कॉलम तो 3 है सर, 4 कॉलम है। सर कॉलम 4 हैं यार, 4 4 4। 4 कॉलम है। अच्छा, इसका डायगोनल बनाएं। इसका डायगोनल कौन सा बनेगा? सर 114 और फिर ये S1 B1 3B1 वाला है। ठीक, डायगोनल में तीसरा जो एलिमेंट है वो जीरो हो गया ना। 114 और 0 इसका डायगोनल बनता है ना एचिलॉन फॉर्म का। यस यस सर। सर। अच्छा, अब इसके अंदर कितनी पिवट पोजीशन, इसके परफेक्ट डायगोनल पर कितनी पिवट पोजीशंस होनी चाहिए थी? 3 होनी चाहिए थी। 3। यस सर। यस सर। इधर कितनी है? 2। 3 सर 3। 2 हैं यार। डायगोनल है बना सर। लो, पता लग जाएगा 2 है कि 3 है। 2 3 हैं है सर। सर। ठीक है ना, एक है 2 सर। 3 है ना। 1 3 है सर। 14 और ये आखिरी वाला B1 + 3 B2 जो भी है। आ गई समझ? बिल्कुल सर। ठीक है सर। थ्योरम नंबर 3 की समझ आई है भाई? यस। थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहा है? ये डायगोनल 114 0 नहीं आएगा सर? ये 114 0 है और पिवट पोजीशन अगले कॉलम में शिफ्ट हो गई है। अच्छा सही हो गया। ठीक है, ये लाइनें ना फेरें भाई, ऊपर जो मैंने फेरी इसके ऊपर लाइन ना फेरें। अच्छा जी, थ्योरम नंबर 3, फैसल इससे पिछली स्लाइड पे वापस जाएं। ये देखें जी, थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लें। इफ ए इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विद कॉलम्स A1 A2 AN, बच्चा ये याद रखने की बात है, एंड B बिलोंग्स टू Rn। Rn का क्या मतलब होगा? n क्रॉस 1। A का ऑर्डर है n, B का ऑर्डर है n क्रॉस 1, तो AX का ऑर्डर कितना बन जाएगा? m क्रॉस 1। तो वो कहता है ये एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जिसको हाईलाइट ब्लू किया हुआ है, कहता है कि इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ B is the linear combination of columns of A। ठीक है, तो क्या B जो है ऊपर वाली जो हमने एचिलॉन फॉर्म निकाली है उसके मुताबिक वो एचिलॉन फॉर्म कैसी आ गई है? नो सॉल्यूशन वाली आ गई। नो सॉल्यूशन वाली आ गई तो B is not in the linear combination of columns of A, therefore system has no solution। आप समझ आई थ्योरम नंबर 3 की? क्यों जी, थ्योरम नंबर 3 की समझ आई है? यस सर। नो सर। नो सर। देखो, अगर A1 A2 AN और B की इसको साथ आर्गुमेंट किया जाए और फिर उसकी एचिलॉन फॉर्म निकाली जाए तो एचिलॉन फॉर्म फिर ऐसी आनी चाहिए ना जो नो सॉल्यूशन वाली ना हो। अगर वो नो सॉल्यूशन वाली होगी तो फिर B ए के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, और अगर वो एचिलॉन फॉर्म ऐसी होगी जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो B फिर जो होगा वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा। आप समझ आई बात? जी सर आ गया। अगली स्लाइड पर आए। हाँ जी, थ्योरम नंबर 4 नीचे आए जी, थ्योरम नंबर 4 पे। बस ये थ्योरम नंबर 3 और 4 ही समझने के हैं। वो कहता है जी, इफ लेट ए बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब है कि ए बी सी डी में से अगर एक ट्रू है तो सारे ट्रू हैं, और अगर एक फॉल्स है तो सारे फॉल्स हैं। इस लॉजिकली इक्विवेलेंट का ये मतलब होता है।
that is for a particular A either they all are true or they all are false. वो कहता है अगर B बिलोंग करे RM को तो इक्वेशन AX इज इक्वल टू B हैज द सोल्यूशन कब? जब B को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A में लिख सकें, कॉलम्स ऑफ A स्पैन करें RM को, और A हैज पिवट पोजीशन इन ईच रो। तो जरा ऊपर करें ना स्लाइड थोड़ी सी, एचिलॉन फॉर्म में आए। हाँ जी, ए में पिवट पोजीशन पहली रो में है, दूसरी में है, तीसरी में पिवट पोजीशन है, जिसकी वजह से बी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए में सर नहीं। तीसरी में क्या है सर? बी तीसरी रो के अंदर पिवट पोजीशन जीरो, तीसरे जीरो की जगह होनी चाहिए थी, वहां पर नहीं है बल्कि उससे आगे चली गई है। यस सर, तो शिफ्टेड पिवट पोजीशन जो होती है ना, वो भी नहीं हमें चाहिए, हमें एग्जैक्ट पिवट पोजीशन चाहिए। यहां पर जीरो की जगह पर नॉन जीरो होना चाहिए था। समझ आई? हाँ सर। ए मैट्रिक्स के अपना इसकी एचिलॉन फॉर्म के अंदर पिवटें अभी भी 3 हैं, 114 और B1 वाली, लेकिन वो ये जो हाँ आखिरी एलिमेंट जो है ये पिवट मौजूद है, लेकिन दिस इज शिफ्टेड पिवट, दिस इज नॉट एग्जैक्ट पिवट। समझ आई? ठीक है सर। तो अगर ए के अंदर पिवट पोजीशंस होती हर रो में, तो बी जो था वो ए के लीनियर कमी। ये अब नीचे आ रहे हैं थ्योरम नंबर 4 पर। थ्योरम नंबर 4, हाँ जी, इसको समझने की जरूरत है। और मेरे बच्चों, पिवट पोजीशन हासिल करने के लिए की जरूरत होती है? एचिलॉन फॉर्म की। तो इसका मतलब है थ्योरम नंबर 4 उस वक्त अप्लाई होगा जब हम मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म निकाल चुके होंगे। अगर हम मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म निकाल लें और आखिर से पढ़ना शुरू करते हैं डी स्टेटमेंट से, जब हम मैट्रिक्स की, क्योंकि पिवट पोजीशंस हासिल ही उस वक्त होती हैं जब मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हो। अगर हम मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म निकाल लें और उसकी हर रो में पिवट आ जाए, सही पिवट, तो फिर कॉलम्स ऑफ ए बी को स्पैन भी करेंगे, कॉलम्स ऑफ बी को ए के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा सकेगा, और सिस्टम का सॉल्यूशन भी होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है कि AX इज इक्वल टू बी सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसको 4 तरीके से पूछा जा सकता है। मैट्रिक्स ए दे दे और बी कॉलम वेक्टर आपको दे दे, तो 4 सवाल करे, चारों का मतलब एक ही है। एक सवाल ये कर दे, डज कॉलम्स ऑफ ए स्पैन बी, उसका भी वही मतलब। डज ए हैज पिवट पोजीशन इन ईच रो, उसका भी वही मतलब। और डज AX इज इक्वल टू बी सिस्टम हैज द सॉल्यूशन, उसका भी एक ही मतलब है। तो ये थ्योरम नंबर 4 जो है, अगर इसमें से एक बात भी ट्रू हो गई तो चारों ट्रू हो जाएंगी। और थ्योरम नंबर 4 को अप्लाई करके 4 मुख्तलिफ तरीके से एक सवाल पूछा जा सकता है। तो थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4 और ये जो ब्लू और रेड हाईलाइट किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो बताइए। आगे समझ सर। हेलो, समझ आ रही है पुत्रों? जी सर, आ रही है, समझ आ रही है सर। चलिए अगली स्लाइड। अच्छा, अगली स्लाइड पर आए मेरे बच्चे। अगली स्लाइड, ये पिछली पर आ, अच्छा अगली पर आ गए। हाँ जी, ये थ्योरम नंबर 4 ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर कर, और ऊपर कर दें, और ऊपर कर दें, और ऊपर कर दें। थ्योरम नंबर 5, if A is an M cross N matrix and U and V belongs to Rn and C is a scalar, then AU plus V is equal to AU plus AV और ACU is equal to CAU। ये दोनों क्या चीज हैं? लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें किसी चीज का लॉ, सर जी जी, थ्योरम 4 की थोड़ी सी ये एग्जांपल समझा देना सर। ये जो है सर थ्योरम 4 का ये जो लिखा हुआ है सर, ये थोड़ा सा समझा दें थ्योरम नंबर 4 का। सर। ये क्या चीज लिखी हुई है सर, ये जिसका मैं कर्सर घुमा रहा हूँ? ये देखो ना, ए के अंदर देखो, ए के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम है सर। ए में कितने 3 कॉलम सर। हैं? 3।
एक्स में कितनी रोज हैं? 3 सर। 3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। एक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1। यस तो सर। ए एक्स का ऑर्डर कितना बनेगा? 3 क्रॉस 1। तो ये देखो, ये जो जवाब लिखा हुआ है ये 3 क्रॉस 1 नहीं है। ठीक है सर। आई समझ? यस सर, आ गई। हाँ। थ्योरम नंबर 5 क्या है? थ्योरम नंबर 5 वैसे ही है कि उसने कहा है कि जब मैट्रिक्स किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका अलजबरा हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें उसका लॉ ऑफ एडिशन भी पता चल जाता है और लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पता चल जाता है। चले मेरे बच्चे आगे। नेक्स्ट सर। सर सर ये थ्योरम नंबर फैसल पीछे का स्लाइड। कोई समझ नहीं आई। सर ये थ्योरम नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है इफ ए इज एन मैट्रिक्स m क्रॉस हाँ n u हाँ, एंड v आर वेक्टर्स इन Rn। तो ये u आर एन एंड v ठीक है, क्या बिल्कुल मतलब? सही लिखा है। सर ये Rn में तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होता है और n नंबर ऑफ रोज होते हैं। हाँ, तो आर का ऑर्डर क्या बन जाएगा? n1। और ए का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n। तो n और तो ये n u कॉमन आ जाएगा, m क्रॉस 1 बन जाएगा ए एक्स का ऑर्डर, ए यू का ऑर्डर। तो ये u और v क्या चीज है सर? ये समझ नहीं आई। यू और वी u वेक्टर्स हैं आर एन के अंदर। ठीक है सर। और आर एन के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं इनको हम पिछले बुक है ना पास, जी सर। बुक है पास, यस यस सर है। तो बुक में पीछे जाके देखो u बिलोंगिंग टू R3 का क्या मतलब है? 3 रोज और 1 कॉलम। u बिलोंगिंग टू R2 का क्या मतलब है? 2 रोज और 1 कॉलम। u बिलोंगिंग टू Rn का क्या मतलब है? n रोज और 1 कॉलम। याद है पीछे वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन जी की सर। थी? जी जी सर। याद आया कुछ? यस सर। बच्चा वो मसला पता है क्या है? जब पीछे वाले थ्योरम, जब भी जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, आप सेक्शन 1 2 3 में से जौन जौन से अपने मतलब की चीज है वो बार बार देखते रहें। ठीक है सर। आगे चलें। जी सर जाने दो। सर ये एक्सरसाइज आ गई 1.7। हैं आगे सर, नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज 1.4 है, इसके पहले 12 सवाल करने हैं। आगे चलें अगले पेज पे। 1 मिनट सर, लिख लें। हेलो, अच्छा चलो फैसल 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है फैसल सर। बेटे 1 मिनट रुकें। नंबर 4 में देखो जी कितनी रोज हैं? 2। दो रोज कॉलम सर। कितने हैं? 3। 3 तो सर। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। और 1 1 1 का ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 1। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं? नो सर। तो हो सकता है। जल्लो क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑर्डर लिखवाएं, क्या है इसका ऑर्डर बताओ? क्वेश्चन नंबर 1 में पहले का 3 है सर। 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2। और अगले का ऑर्डर बताओ क्या है? 3 क्रॉस 1। मल्टीप्लाई हो सकते हैं? पहले के नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम। नहीं सर, नहीं हो पहले सकते। के कॉलम और नो सर दूसरे की रोज बराबर होनी नहीं चाहिए। हो सकते, नहीं हो नहीं है सकते सर। सर। नहीं हो सकते। पता चल गया ना क्यों नहीं हो सकते? यस सर। जी सर। बस ये 4 सवाल हैं। ये बहुत बड़ा काम हमने किया, मिसाइल का फार्मूला बना लिया। ठीक है सर। ठीक है ना? 5 से 8 पर आओ। 5 से 8। एक्सरसाइज नंबर 5 से 8। यूज द डेफिनेशन ऑफ AX टू राइट मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन कौन सी थी? वो जो x1 x2 x3 की फॉर्म में लिखी हुई थी, वो लिख लोगे? जी सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे चलें। 9 एंड उतरो नीचे, चलो इधर से बाहर चलो, पढ़ाई हो रही। चलो 9 सर। हाँ जी, 9 और 10 11 12। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 12 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ए गिवन है, बी गिवन है, बी को ए के अंदर लिख लें, एचिलॉन फॉर्म निकालें। अगर उसके अंदर कोई रो ऐसी ना आई जिसमें 0 0 0 1 हुआ तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, अदरवाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। तो ये जो आप पीछे एग्जाम्पलें की हैं उनके साथ, उनकी मदद से 11 12 होगा। जी सर। सर अगर सारा 0 0 0 0 आ गया तो वो सारे कंसिस्टेंट है आखिरी रो? है
सर अगर हाँ आप बिल्कुल कंसिस्टेंट जीरो होता आ है। जाती है तो वो कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर पूरी रो जीरो आ जाए तो भी कंसिस्टेंट हो सकता है। वो थ्योरम बस याद रखना है कि अगर राइट मोस्ट सारे एलिमेंट जीरो हो गए और राइट मोस्ट नॉन जीरो हो गया तो फिर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आपको मैंने यूनिक सॉल्यूशन की एचिलॉन फॉर्म निकाली थी, नो सॉल्यूशन की भी निकाली थी यस सर। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की भी निकाली थी। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए या यूनिक सॉल्यूशन आ जाए तो मैट्रिक्स ए और बी का सॉल्यूशन है, और अगर नो सॉल्यूशन आ जाए तो नहीं है। अच्छा, सॉल्वर तो है ही ना आप सबके पास। सॉल्वर में बहुत सारे स्टेप छोड़े हुए हैं, तो अब वो स्टेप आप लोगों ने वहां से देख कर करते जाए, सारा कुछ निकल आएगा। फैसल बेटे अगले पेज पर आओ, ये ऊपर करो सर स्क्रीन। 12वें सवाल तक जानना है, बस हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करना, आगे चलें। ठीक है। 14 करना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको।